और देता हूं, नेपाल में जो आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुआ, इसके बाद काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अब एक और अपील जारी की है और उन्होंने कहा है कि नेपाल आपके हाथों में है और नेपाल के लोग इस देश को बनाएंगे। अब नुकसान चाहे जितना भी हो, नेपाल के लोग हमारे ही होंगे, इसलिए आप वापस घर जाओ। ये पोस्ट बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर किया। वो कह रहे हैं, पहले इनका समर्थन था इस आंदोलन को, अब वो आंदोलन निकल गया सबके हाथ से। अब ये अपील कर रहे हैं कि आप जो चाह रहे थे वो हो गया, अब अपने घर जाइए, अब नेपाल को नए सिरे से बनाने का समय आ गया है। क्या ये इससे कोई और बड़ा रोल लेंगे? क्या इनकी बात प्रदर्शनकारी मानेंगे? अभी तक तो वो सड़कों पर हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। एक पोस्ट पर मेरी नजर पड़ी शांतनु जी आज, और डेटा है अच्छा है कि नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, इस बीच में दुनिया के कितने नेता बदल गए? 11 साल से देश में नरेंद्र जैसे अभी आपने बताया कि 4-4 साल में 5-5 प्रधानमंत्री बदल गए, 10-10 पिछले 10 साल में 9 प्रधानमंत्री बदल गए नेपाल में। मोदी जी के इस इन 3 टेन्योर में मिला करके 11 साल में नेपाल के 9 प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के 5 प्रधानमंत्री, यूके के, इंग्लैंड के 6 प्राइम मिनिस्टर्स, जापान के 3 प्रधानमंत्री और अमेरिका के 4 राष्ट्रपति, श्रीलंका के 4 राष्ट्रपति, 2 फ्रेंच राष्ट्रपति इन 11 साल में बदले जा चुके हैं, अलग अलग वजहों से। फ्रांस के प्रधानमंत्री को भी जोड़िए, अभी इस्तीफा हुआ। हमें और कुछ नहीं तो इस बात के लिए मतलब शुक्र बनाना चाहिए कि आप एक स्थिरता तो है हमारे। स्थिरता कोई भी जब इकोनॉमिक स्फेयर में ऑपरेट करता है, कोई कंपनी आती है, उसकी कंटिन्यूटी प्लान में सबसे पहले होता है। किसी बड़ी कंपनी वो देखती है कि भूकंप ना आ जाए, ये ना हो जाए, उसमें देखती है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है क्या। तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी हम लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ ये तो ठीक है, सरकारें आती जाती हैं, फर्क क्या पड़ रहा है। बट पॉलिटिकल कंटिन्यूटी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सर ने कहा, मैं सर से थोड़ा सा इतर करूंगा, उतना ओवर सिंप्लीफाई ना करें कि करप्शन था और इसलिए लोगों का रोज था। वो तो ऐसा कौन सा देश है? अगर ऐसा होता तो अफ्रीका का तो देखा है हाल, मेरा जाना होता है कभी कभी, वहां तो रोज होना चाहिए आंदोलन। अभी 22 में चुनाव हुआ था, 60% 62% वोटिंग हुई थी। अगर वोटिंग हुई थी 20% तो मैं मान लेता कि भाई आदमी एंगेज नहीं कर रहा। आपके 60% 62% वोटिंग हुई है। आपके हिसाब से कौन है पीछे इसके? बिल्कुल साफ पता लग रहा है पैटर्न। अब तो देखिए, पहले तो पैटर्न और छुप के होता था, एक एक करके होता जा रहा है। श्रीलंका में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, एक नायक निकल के आता है। अभी उस नायक को आपने बता भी दिया, वो यूएस से मिले हैं, वो तो बिल्कुल पैटर्न है। नॉन स्टेट एक्टर, सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इन सबको कुछ अवार्ड। अभी थोड़ा यूनुस कौन सा पॉलिटिशियन है? कौन सी फॉलोइंग बांग्लादेश में उसकी? इनकी तो चलो फिर भी थोड़ी पब्लिक फॉलोइंग है। बांग्लादेश हमारे लिए एक लेसन है। मैं जनरल साहब से उसी मुद्दे पर आना चाह रहा था। सर, बांग्लादेश में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वी वर कॉट ऑफ गार्ड, कि अचानक ऐसी परिस्थिति बन गई कि सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, और क्योंकि हमारे अच्छे संबंध थे उनसे तो हमें उन्हें शरण भी देनी पड़ी। इस वजह से हम आज बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और वहां के पब्लिक के एक सेक्शन में हम लोग विलेन भी बने हुए हैं, जो शेख हसीना के विरोधी हैं उनकी नजर में, कि आपने इनको शरण क्यों दी है। अब वो जो इंटरिम गवर्नमेंट वहां आई, वो कट्टरपंथियों की बन गई, वो हमसे बैर लिए हुए हैं। नेपाल इस टेस्ट केस को अगर नेपाल पे लागू करें तो हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? हमें इस वक्त इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछला जो लेसन है, चाहे श्रीलंका का लेसन लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश का लेसन लीजिए, चाहे कहीं का भी लेसन लीजिए, हमें इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि पहले भी जितनी बार भी हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी, जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस टाइम में भी वहाँ पे लोग नाराज़ हुए थे भारत के, जो भी कुछ भी भारत ने एक्शंस लिए। उससे पहले भी जब एक बार इसके टूरिज्म जो कानून बना था उनके यहाँ, उसके ऊपर आंदोलन हुआ था, उसमें भी यही कहानी आई थी सामने। तो भारत को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और भारत की बड़ी सिंपल लेड आउट पॉलिसी है कि हम किसी की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करते, कोई हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर ना करे। ये पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, आपने अभी जो बात बताई उसी को मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई करूँगा। देखिए, ज्योग्राफी और भारत की जो स्टेबिलिटी है, वी आर दी ओनली आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड हमारे चारों तरफ अनस्टेबल कंट्रीज हैं सिवाय चाइना के, क्योंकि चाइना एक और स्टेबल कंट्री है, और चाइना जो है उसके साथ एक तरीके से हमारा कॉम्पिटिशन है। हाँ, तो वो कॉम्पिटिशन। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सारे जगह एक ही मॉडल काम करता है। ये सारे कंट्रीज इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हम कैसे चीन और भारत दोनों से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और अब जो है वो तीसरा मिल गया है, वो है अमेरिका। और अमेरिका की जो बातचीत कर रहे हैं, उसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा कि देखिए, अगर सामरिक तौर पे देखें, अगर नेपाल मुसीबत में आता है और नेपाल गड़बड़ा जाता है तो फ़र्क चीन को पड़ता है, क्योंकि ओली की सरकार थी जो चीन के पक्ष में थी, और भारत को पड़ता है क्योंकि भारत
कि ओपन बॉर्डर, और ओपन बॉर्डर में हमारी सिक्योरिटी को फर्क पड़ता है। और लोग जो हैं अगर ज़्यादा वहाँ पर प्रदर्शन भड़कते हैं, मुसीबत होती है, लोग भारत में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। और जो हमारा ये ओपन बॉर्डर का जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें भी अभी हम थोड़ा सा मुसीबत में पड़ेंगे। ये भी खतरा है क्या कि अब जो इस आंदोलन से निकल के जो भी नेतृत्व आएगा, जो सरकार बनेगी, उनके बीच में या इन लोगों के बीच में कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट का बीज ना बोया जाए? हाँ, ये हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटरफियर ना करें, ताकि जो भी सरकार उभर के आए, जो चर्निंग हो रही है वहाँ पे एक सोशल चर्निंग हो रही है, ये सोशल चर्निंग के बाद में कुछ ना कुछ तो निकलेगा, जो भी निकलेगा वो एंटी इंडिया ना हो, ये हमें यकीन करना। मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको लेकिन इंटरफियर न करें, इस पॉलिसी को एक कैविएट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए कि जब तक हमारे हित को नुकसान ना हो।